हेलो एंड नमस्कार गाइज। मेरे इंग्लिश के स्कोर्स देख के मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैंने इंग्लिश का प्रिपरेशन किस तरह से किया था। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ आपके इंग्लिश सेक्शन के प्रिपरेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो जिनको भी इंग्लिश में एक अच्छा स्कोर लाना है उनको ये वीडियो पूरी ज़रूर देखनी है, आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो। और मैंने इंग्लिश के प्रिपरेशन पे 2 वीडियोस प्लान किए हैं, उसमें से ये पार्ट 1 रहने वाला है। तो वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपके साथ मेरे कुछ स्कोर कार्ड्स शेयर करना चाहता हूँ और उन स्कोर कार्ड्स में आपको मैं अपना इंग्लिश का स्कोर बताने वाला हूँ। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके जो मैं पॉइंट आपको बताने वाला हूँ वो शायद आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को हज़म नहीं हो सकता है। आप कह सकते हो कि ये कुछ भी बोल रहा है। तो देखिए, 1-2 एग्ज़ाम में तुक्के से मार्क अच्छे लाना इंग्लिश के सेक्शन में हो सकता है, लेकिन अभी मैं आपको मेरे स्कोर कार्ड्स दिखाने वाला हूँ। वो सारे स्कोर कार्ड्स नहीं है, लेकिन जितने मुझे मिले हैं उतने स्कोर कार्ड्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ और उससे आप ही फिर अपना कंक्लूजन निकाल सकते हो। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूँ एसएससी सीजीएल के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीजीएल 2022 में मुझे इंग्लिश में मिले 37.5 आउट ऑफ 50। उसके बाद आप देख सकते हो सीजीएल 2024 में मुझे मिले हैं 40 आउट ऑफ 50 इंग्लिश के सेक्शन में। इसके बाद आप देख सकते हो ये UIICL असिस्टेंट का मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम है। इसमें आप देख सकते हो मुझे इंग्लिश में मिला है 43.75 आउट ऑफ 50। इसके बाद आप देख सकते हो NICL असिस्टेंट 2023 का एग्ज़ाम है। इसमें मुझे मिला है 28.75 आउट ऑफ 30। फिर NICL असिस्टेंट 2024 का एग्ज़ाम है। इसमें मुझे मिला है 29.5 आउट ऑफ 30। इसके बाद आप देख सकते हो ECGCPO जो अभी कुछ दिनों पहले ही इसका स्कोर कार्ड आउट हुआ है। इसमें मुझे मिले हैं 28.5 आउट ऑफ 40। फिर इंडियन बैंक LBO का आपने देखा ही होगा 35.7 आउट ऑफ 40। फिर IBPS PO CRPPO 13 यानी कि लास्ट ईयर 2024 का जो एग्ज़ाम था उसके प्रीलिम्स में मुझे मिले थे 28.75 आउट ऑफ 30 और उसी एग्ज़ाम के मेंस में मुझे मिले थे 26.5 आउट ऑफ 40। IBPS PO के मेंस की बात कर रहा हूँ। फिर IBPS PO के इस साल वाले एग्ज़ाम जो थे यानी कि 2024-25 के, उसके प्रीलिम्स में मुझे 24 आउट ऑफ 30 मार्क्स मिले थे और इसी एग्ज़ाम के मेंस में मुझे मिले थे 30.5 आउट ऑफ 40। ठीक है, तो ये इतने सारे स्कोर कार्ड्स आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिए। अब ये मैं दिखाने का मेरा पर्पज़ क्या है कि 1-2 एग्ज़ाम्स में तुक्के से मार्क अच्छे आ सकते हैं, पर यहाँ पे करीब करीब मैंने आपको 8 से 10 स्कोर कार्ड्स मेरे दिखाए और हर एक स्कोर कार्ड में आप मेरा इंग्लिश का स्कोर चेक कर सकते हो। तो अगर मैं कंसिस्टेंटली इतना स्कोर ला पा रहा हूँ तो आगे जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप 100% गारंटी के साथ मैं आपको बता सकता हूँ कि वही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके इंग्लिश में अच्छा स्कोर लाने के लिए। ठीक है, तो वो कौन सा पॉइंट है? तो वो है आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। अब इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का आप यहाँ पे ये मतलब मत लीजिए जो हमें पैराग्राफ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो एक पार्ट है आपके कॉम्प्रिहेंशन का। हम एक जनरलाइज्ड लैंग्वेज में कॉम्प्रिहेंशन को इस तरह समझ सकते हैं कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज का अंडरस्टैंडिंग कैसा है, आप किस लेवल तक इंग्लिश को समझ सकते हो। अब ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ? तो देखिए, हमें स्पेशली बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए इंग्लिश एज अ लैंग्वेज पढ़नी है, ना कि इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट। अब इसमें डिफरेंस क्या है? तो देखिए, जब भी आप इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको क्वेश्चंस किस तरह से देखने को मिलते हैं? तो एक्टिव पैसिव वॉइस या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन जब हम इंग्लिश एज अ लैंग्वेज पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि एरर डिटेक्शन या फिर फिलर्स, क्लोज टेस्ट, पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन सारे के सारे आपके कॉम्प्रीहेंशन यानी कि आपके इंग्लिश लैंग्वेज के अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड रहता है। इसमें आपको कोई ज़्यादा ग्रामर के रूल्स या फिर इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जो आपके बेसिक इंग्लिश रहता है उतना पढ़ना आपके लिए काफ़ी है। मैं अगर मेरा खुद का ऑनेस्टली आपको बताऊं तो मैंने अपने 10th क्लास के बाद आज तक कोई भी इंग्लिश का ग्रामर नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है। जो मैंने 10th क्लास तक मैंने ग्रामर पढ़ा था इंग्लिश का, बस उतना ही है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ आपको कंसिडर करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा पर्सनली इंग्लिश का एक्सपोजर ऑलमोस्ट 10 to 15 ईयर्स का है। क्यों? देखिए, पहला एक्सपोजर तो मेरा ये था कि मेरा जो एजुकेशन है 10th के बाद वो पूरा इंग्लिश में हुआ था। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है मेरा एंटरटेनमेंट। यस, आपने सही सुना, एंटरटेनमेंट। मतलब जो भी आप मूवीज़ देखते हो, सीरियल्स देखते हो या फिर कोई डॉक्यूमेंट्रीज देखते हो या फिर कोई भी अगर एजुकेशनल वीडियोज़ भी देखते हो, तो वो सब मैंने पिछले 14-15 साल में ओनली एंड ओनली इंग्लिश में देखे हैं। और इसका आपको इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। ठीक है, तो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा है? अगर बैंकिंग एग्ज़ाम्स में आपको
इंग्लिश में अच्छा स्कोर लाना है तो आपको लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। देखिए, अगर मैंने बोला कि मैं पढ़ाई कर रही था, ठीक है, ये एक हिंदी का सेंटेंस है। इसमें से मैंने आपको पूछा कि इसमें से एरर क्या है, ये पहचानिए। तो आपको सीधे से समझ आएगा कि एक तो पढ़ाई कर रहा था होगा या फिर पढ़ाई कर रही थी होगी। इसके लिए आपको हिंदी ग्रामर के कोई रूल्स के मतलब रूल यहाँ पे स्पेसिफिकली लगा क्या? नहीं लगता है। तो इसी तरह से जब आप हिंदी आप अच्छे से समझ सकते हो क्योंकि वो लैंग्वेज आप यूज़ करते हो हर रोज़ के दिन में, मतलब अपने डे टू डे लाइफ में। तो उसी तरह से जब आप इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज समझने शुरू कर दोगे तब आपको बाकी ज़्यादा ग्रामर वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है। एक जो बेसिक रहते हैं, मतलब टेंसेस रहते हैं, आर्टिकल्स रहते हैं, या फिर जो कनेक्टर्स रहते हैं, उनका एक बेसिक नॉलेज हमें होना उतना काफ़ी है। ज़्यादा आप अगर ग्रामर वामर पढ़ते बैठोगे तो यहाँ पे हमें इंग्लिश में कोई पीएचडी नहीं करनी। आपको इंग्लिश एज अ लैंग्वेज समझ में आ गई उतना काफ़ी है एक अच्छा स्कोर बैंकिंग के एग्ज़ाम में लाने के लिए। ओके। और वैसे भी अगर आप इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स, उसके बाद वोकेबलरी, ये सब अगर रटते बैठोगे तो आपको 6-7 महीने तो सिर्फ इंग्लिश का प्रिपरेशन करने के लिए लग जाएगा, क्योंकि इतने सारे रूल्स हैं और उन रूल्स के उसके बाद एक्सेप्शंस भी रहते हैं, वो भी आपको पढ़ने पड़ते हैं। इतनी ज़रूरत नहीं है बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए। सिंपली जब आप इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज, एक भाषा की तरह समझने लगोगे तो आपका स्कोर अपने आप इम्प्रूव होने वाला है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, तो आपके इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग सुधारनी है। आपको जिस तरह से आपका जो भी मदर टंग हो, जो भी हो, हिंदी हो, मराठी हो, तमिल हो, कन्नड़ा हो, जो भी है लैंग्वेज, जिस तरह से आप वो लैंग्वेज समझते हो, मैं उतना नहीं कहता हूँ कि जिस तरह से आप अपनी मदर टंग समझते हो उतना शायद हो पाएगा, लेकिन जितना पॉसिबल है उतना आपको इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज समझना है और उतना काफ़ी है आपको बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर लाने के लिए। तो यहाँ तक आई होप आप समझ पाए होंगे कि मुझे एग्जैक्टली क्या बताना था आपको इंग्लिश के सेक्शन के रिगार्डिंग। तो ये वीडियो मैं यहीं पे रोक रहा हूँ क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी। अगले पार्ट में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि आप कॉम्प्रिहेंशन को अपने किस तरह से सुधार सकते हो, क्या एक्सरसाइजेस आपको करनी है जो आपका कॉम्प्रिहेंशन या फिर अंडरस्टैंडिंग, हम सीधे सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं कि आपका इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग आप कैसे सुधार सकते हो उसके बारे में। और जो ग्रामर के रिगार्डिंग भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी है, वो एक शॉर्ट में मैं आपको अगले पार्ट में बता दूँगा। ठीक है। तो आपके जो भी अगर डाउट्स भी होंगे इंग्लिश के रिगार्डिंग, तो आपको इस वीडियो के कमेंट पे अपने डाउट्स लिखने हैं। वो डाउट्स भी मैं अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा और अगली वीडियो में जल्द ही डालने की कोशिश करूँगा। लेकिन एक बात आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि खुद पढ़ना और खुद क्वेश्चन पढ़ के आंसर करना बहुत ईजी रहता है, लेकिन आपको समझाना, इसके लिए मुझे प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक प्लान बनाना पड़ता है और वो बताना पड़ता है। तो शायद अगले वीडियो के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो उतना बेयर विथ मी। मैं जल्द से जल्द ट्राई करूँगा कि अगला वीडियो इंग्लिश के प्रिपरेशन पे बना के आपको दे दूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही था। आपके डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, पार्ट 2 में। थैंक यू।